हेलो गाइस, वेलकम टू आईटेक वर्ल्ड। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी यूनिट 5 डीएसडी की, जो कि है D2A एंड A2D कन्वर्टर। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि बहुत बच्चों को कंफ्यूजन आ रही थी सिलेबस को लेके, तो मैं समझा दे रही हूँ कि यूनिट 1 और यूनिट 2 जो है वो डीएसडी और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की सेम है। तो उसमें जो वीडियोस हमारी प्लेलिस्ट में वो वैसे ही हैं, लेकिन जो यूनिट 3 है जिसका मैंने वीडियो बनाया है उसमें क्या है कि डीएसडी वाले बच्चे उसको यूनिट 3 की तरह पढ़ेंगे, और जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं उनकी वो यूनिट 3 और 4 कंबाइन है। तो उनकी दोनों यूनिट उसी वीडियो में कवर हो जा रही है। ठीक है, और जो यूनिट 4 की वीडियो है वो डीएसडी वालों के लिए यूनिट 4 है और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए यूनिट 5 है। ठीक है, इसका मतलब है कि मेरी तरफ से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस खत्म हो चुका है। ये जो है ये 5वीं यूनिट ये डीएसडी वालों को पढ़नी है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 5। इसमें क्या है, हम डेटा कन्वर्टर की बात करेंगे। तो डेटा कन्वर्टर क्या है, इसके नाम से समझ में आ रहा है, जो कि क्या कन्वर्ट करे, डेटा को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करे। ठीक है, तो डेटा कन्वर्टर कितने तरीके से होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक D2A मतलब डिजिटल टू एनालॉग, और दूसरा A2D मतलब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ठीक है, तो सबसे पहले आता है कि डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर होता क्या है। डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, इसके नाम में ही लिखा है कि डिजिटल से एनालॉग को कन्वर्ट करने वाला कन्वर्टर को हम डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर कहते हैं। सो अ डीए कन्वर्टर कन्वर्ट डिजिटल टू बाइनरी डेटा इनटू एन इक्विवेलेंट एनालॉग वैल्यू। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये जो हमें कन्वर्टेड वैल्यू मिलेगी, जो डिजिटल से एनालॉग मिलेगी, वो या तो वोल्टेज के फॉर्म में मिल सकती है या फिर करंट के फॉर्म में। ठीक है, इसका ब्लॉक डायग्राम क्या होगा, यहाँ पर हमने n बिट डिजिटल डेटा दिया। अब क्योंकि ये डिजिटल से एनालॉग है तो यहाँ पर हमें एनालॉग डेटा मिलेगा, यहाँ पर हमें डिजिटल डेटा मिलेगा। ठीक है, अब इसी के अंदर दो टाइप्स के आते हैं मेरे डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। सबसे पहला होता है वेटेड रेजिस्टर, जिसको हम रेजिस्टर डिवाइडर भी बोलते हैं, और दूसरा होता है R2R लैडर। ठीक है, तो सबसे पहला आता है वेटेड रेजिस्टर टाइप या फिर D2A कन्वर्टर। ठीक, तो वेटेड रेजिस्टर में क्या है, वेटेड का मतलब क्या होता है, हमें पता है कि कितना वेट है रेजिस्टर का, मतलब कि यहाँ पर यही रेजिस्टर लगेंगे, एक R लगेगा, एक 2R लगेगा, फिर 4R लगेगा, 8R लगेगा। ठीक, और ये क्यों लगेंगे, क्योंकि ये 4 बिट है यहाँ पर, इसीलिए हम यहाँ पर 4 रेजिस्टर्स यूज कर रहे हैं। ये जो ABCD है ये क्या है, ये मेरा इनपुट है। ठीक है, ये क्या स्ट्रक्चर है, ये मेरा एक ओपैम्प है। ये कौन सा ओपैम्प है, इन्वर्टिंग है, क्योंकि जो इसमें इनपुट है वो इसके माइनस वाले टर्मिनल से जा रहा है ना, और इसका प्लस वाला जो है वो ग्राउंडेड है। इसका मतलब ये एक इन्वर्टिंग टाइप का ओपैम्प है, जिसमें ये क्या है, ये एक फीडबैक लगा हुआ है, फीडबैक रेजिस्टेंस, जिसको हमने RF बोला है। उसके साथ V0 मेरा आउटपुट है, और यहाँ पर मैंने यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा रखे हैं, सब पैरेलल में है, और ABCD मेरा इनपुट हो गया। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखा है, ईच बिट सिग्नल इज कनेक्टेड विद वेटेड रजिस्टर। तो ये जो मेरा बिट सिग्नल या फिर मेरा जो इनपुट है ये एक एक रजिस्टर से जुड़ा हुआ है। जो MSB बिट है मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, वो कहाँ कनेक्ट है, वो लोवेस्ट रजिस्टर से, एंड LSB इज मेड ट्वाइस द प्रीवियस रजिस्टर। मतलब ये जो मेरी MSB बिट है, ये जो A होगी ये मेरी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी, और ये जो D होगी मेरी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी। तो जो मेरा A है वो मेरा सबसे कम वैल्यू वाले रजिस्टर से जुड़ा हुआ है, और जो मेरा D है जो कि LSB बिट है वो सबसे ज्यादा वैल्यू वाले रजिस्टर से जुड़ा हुआ है। अब ये क्यों है वो समझो। द पर्पस ऑफ इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस वैल्यू इज टू पास मिनिमम करंट थ्रू LSB। तो हमने यहाँ पर ये जो LSB है इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू इसीलिए बढ़ाई है ताकि इसमें मिनिमम करंट जा सके, और इसकी वैल्यू हमने इसलिए कम रखी ताकि इसमें मैक्सिमम करंट जा सके। ठीक है, यहाँ पर लिखा है ना, while maximum current through MSB resistance and the network connected to this method is known as variable resistance network। इसको बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस हम यूज कर रहे हैं R2R 4R 8R, ये वेरिएबल है, मतलब रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है। ठीक, अब ये है इसका सर्किट डायग्राम। अच्छा, इसका सर्किट डायग्राम क्या है, समिंग एम्पलीफायर है, जो आप लोगों को पता होगा, पढ़ा होगा आप लोगों ने पहले। समिंग एम्पलीफायर क्या करता है, बेसिकली जो उस पर इनपुट दिया जाता है उसको सम कर देता है। ठीक है, वही चीज है कि ABCD हमारे इनपुट है जो मैंने बता दिया, जिसमें A मेरा MSB है, और जिसमें रेजिस्टेंस क्या है R, और D मेरा क्या है LSB, जिसपे रेजिस्टेंस क्या है 8R का। ठीक, अब है कि हम इनपुट देंगे कैसे। देखो, हमें एक टाइम पे 4 इनपुट देना है, तो हम किसको यूज करेंगे, एक टाइम पे 4 इनपुट देने के लिए हम यूज करते हैं SPDT का, जिसका मतलब है सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच। ठीक है, तो एक स्विच की हेल्प से हम 4 जो है इनपुट वो हम देंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच, सो दैट द स्विच कैन बी ईदर एट, तो स्विच किस लेवल पे होगा, या तो 0 लेवल पे होगा या फिर 1 लेवल पे। ठीक, अब ये देखो आउटपुट, ये जो V0 है ये कहाँ से आया, आप लोग को पता होगा कि जो मेरा इन्वर्टिंग ओपैम्प होता है उसका आउटपुट क्या होता है, उसका आउटपुट होता है माइनस RF अपॉन R। अब ये R क्या है, ये R यहाँ पर अगर एक रेजिस्टेंस होती है तो ये R होता है। ठीक है,
लेकिन यहाँ पर मेरी मल्टीपल रेजिस्टेंस है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, देखो जैसे यहाँ पर है ना कि V नॉट माइनस आर एफ, ठीक है। अब ये R बाहर होना चाहिए था अगर एक रेजिस्टेंस होता, अब यहाँ पर तो 4 है, तो क्या होगा यहाँ पर 4 रेजिस्टेंस हो जाएंगे, तो ये R, ये 2R, ये 4R और ये 8R, ठीक। उसी तरह से यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर VI भी होता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि मेरे यहाँ पर 4 इनपुट भी हैं, इसीलिए यहाँ पर VI नहीं होगा, मेरे इनपुट हो जाएंगे A, B, C और D। मैंने बताया था कि ये सर्किट किसकी तरह काम करता है, समिंग एम्पलीफायर की तरह, इसलिए यहाँ पर बीच में प्लस का साइन है, ठीक है। अब सपोज करो कि ये जो RF है मेरा, जो फीडबैक रेजिस्टेंस है, वो मेरा इनपुट रेजिस्टेंस जो हम दे रहे हैं उसके इक्वल हो जाए, तो यहाँ पर क्या होगा, हमने इस R को बाहर ले लेंगे तो वो तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 0, फिर यहाँ पर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ठीक। अब हमने क्या लिखा है, यहाँ पर हम एक अजम्पशन ले रहे हैं कि हम 0 को 0 वोल्ट मानेंगे और जहाँ पर भी 1 हमें मिलेगा बिट पे, उसको हम 4 वोल्ट मानेंगे। ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए, आप लोगों को पेपर में दिखाना नहीं है, मैं सिर्फ समझा रही हूँ कि इसका आंसर कैसे आएगा। अब सपोज करो कि तुम्हें ABCD पे ये इनपुट मिला है 0 0 0 1, ठीक है। अब यहाँ पर रखो, तो 0 की जगह 0 रख दिया, 0 की जगह 0, ठीक है। जहाँ पर भी मैंने बताया कि 1 होगा उसको हमने 4 वोल्ट मान लिया, ठीक। तो यहाँ पर हमने 4 वोल्ट लग दिया। उसके बाद 2 की पावर 0 कितना हो गया, 1, 2 की पावर 1 कितना हो गया, 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, ठीक है। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 0.5 वोल्ट तुम्हारा आउटपुट वोल्टेज निकल जाएगा, ठीक। तो वेटेड रेजिस्टर में यही है, इसका डायग्राम होता है और ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया, ठीक। अब आता है R to 2R लैडर। अब देखो इसका नाम R to 2R क्यों रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस हम यूज कर रहे हैं वो R है या फिर 2R है, इसके अलावा कोई रेजिस्टेंस यहाँ पर नहीं लगता है, ठीक। अब इसका डायग्राम देखो ये है, तो ये भी इन्वर्टिंग ऑप एम्प ही है, जहाँ पर क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। देखो यहाँ पर एक 2R का रेजिस्टेंस लगाया गया है, ये R का, फिर 2R का, फिर R का, 2R का, एक नेटवर्क यहाँ पर बनाया गया, ठीक है। उसके साथ क्या है, यहाँ पर जैसे वहां पर हम इधर से इनपुट दे रहे थे, यहाँ पर हम नीचे से इनपुट दे रहे हैं। यहाँ पर जो ABCD है वो मेरा इनपुट हो गए, जिसमें A क्या है MSB और D क्या है LSB बिट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, इट कंटेन्स ओनली 2 टाइप ऑफ रेजिस्टर R एंड 2R, तभी इसको R2R लैडर कहते हैं, क्योंकि एक लैडर स्ट्रक्चर फॉर्म करता है यहाँ पर, ठीक। सो इट हैज एन ऑप एम्प एज अ स्केलिंग सर्किट एंड MSB इनपुट टुवर्ड्स राइट। तो यहाँ पर MSB इनपुट हो गया और लेफ्ट में क्या हो गया, LSB इनपुट हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ भी सेम है, मैंने एक एग्जांपल लिया कि ABCD जो है उस पर 1 0 0 0 मान लो, ठीक है। अब यहाँ पर जो 1 है उसको हमने +4 की जगह +V मान लिया है और 0 को ग्राउंड मान लिया, ठीक है। अब ये हमें एक्सप्रेशन मैंने बता ही दिया कि एक्सप्रेशन कैसे आया है, इस एक्सप्रेशन को हमने सिंपली यहाँ पर रख दिया है, ठीक है। अब हम इस सर्किट को सॉल्व करेंगे कि हमें इसको सॉल्व कैसे करना है। देखो मैंने यहाँ पर एक तरीका एक समझाने के लिए लिख दिया है, जैसे यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, अगर हम इधर से सॉल्व करें, ठीक है। ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये वाली, ये जो रेजिस्टेंस है, ये दिख नहीं रहा होगा, ये 2R का रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब देखो ये जो 2R है और 2R का रेजिस्टेंस है, ये ऐसे कनेक्ट है, ये 2R और ये 2R, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर करंट आएगा तो वो इन दोनों में डिवाइड होगा ना, इसका मतलब क्या है, ये पैरेलल में होगा, ठीक है। तो जब ये पैरेलल में होंगे तो आंसर क्या आने वाला है, जब हम पैरेलल रेजिस्टेंस को सॉल्व करते हैं तो क्या होता है कि A इंटू बी अपॉन A प्लस बी। तो जब सॉल्व करोगे 2R मल्टीप्लाई बाय 2R अपॉन 2R प्लस 2R, तो जैसे मैंने यहाँ नीचे लिख भी दिया कि 2R पैरेलल है 2R से, तो हमें क्या मिलेगा, R मिलेगा, ठीक है, हमें R मिल गया। उसके बाद क्या करना है, अब ये R यहाँ पर आएगा, ये वाला यहाँ पर R आया, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर एक और R है, देखो ये है ना कि मैंने इन दोनों को सॉल्व किया तो यहाँ पर मुझे R मिला इधर पे, और ये R किस में है, सीरीज में है। तो इनको जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, सीरीज का, जैसे हम लोग सॉल्व करते वैसे हमने निकाला। जब सीरीज का सॉल्व करोगे तो कैसे आएगा, सीरीज का तो सिंपल होता है कि R प्लस R कितना होता है, 2R, ठीक। तो R का सीरीज R के साथ कितना हो गया, 2R। अब देखो 2R फिर वही प्रोसेस चलेगा कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर एक रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा पैरेलल में, तो ये 2R का पैरेलल कॉम्बिनेशन R बनाएगा, फिर ये R और R सीरीज में होंगे तो इनका सीरीज कॉम्बिनेशन 2R बनाएगा, फिर ये दोनों पैरेलल में होंगे, ठीक है। अब सॉल्व करते करते ये सारे स्टेप जब हम कर लेंगे तो हमें ये चीज मिलेगी, लास्ट में हमें क्या मिलेगा, ये 2R, कौन सा 2R है, ये हमारा MSB बिट का 2R है जो हमने लगा रखा है, और ये 2R, ठीक है। तो इन दोनों पे हम वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाएंगे, जिसमें क्या है, यहाँ पर मैंने +V एक वोल्ट मान लिया, ठीक है। एक वोल्टेज मान लिया, V0 मान लो, वहां पर तो V0 है, मानने के लिए V, मैं बता रही हूँ कि वोल्टेज डिवाइडर लगाते कैसे हैं। तो अगर तुम्हें वोल्टेज निकालना है तो तुम वोल्टेज कैसे निकालोगे, ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये 2R, इस रेजिस्टेंस को इसके ऑपोजिट वोल्टेज से मल्टीप्लाई करो, तो 2R को मैंने V से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब अगर इस रेजिस्टेंस के, ये जो रेजिस्टेंस अगर यहाँ पर एक वोल्टेज होता, मान लो V1, तो यहाँ पर 2R इंटू V1 भी आता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर 0 है, क्योंकि कुछ नहीं है ना, तो 0 हो गया ना, क्योंकि वो चीज ग्राउंड थी, हमने ऊपर देखा था कि वो ग्राउंड से कनेक्ट था, इसलिए यहाँ पर 0 हो गया। तो 2R इंटू वी अपॉन इन दोनों रेजिस्टेंस का सम, तो 2R प्लस 2R, जिसको सॉल्व करके V0 इज इक्वल टू V/2 हमें मिल गया, ठीक है।
यहाँ से मुझे तो समझ में आ गया। उसी तरह से मैंने एक और एग्जांपल ले रखा है जो कि सेम है, ठीक है, बस इसमें कुछ नहीं है। R to R लैडर स्ट्रक्चर का मतलब यही है कि पूरा स्ट्रक्चर R और 2R की रेजिस्टेंस से बनेगा, ठीक। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जो नंबर ऑफ रेजिस्टर्स होते हैं DA कन्वर्टर में वो कितने होते हैं, 2n होते हैं, ठीक है। मतलब अगर n बिट है, मतलब अगर तुम्हें अगर 4 बिट बनाने हैं, हमने जैसे पीछे देखा था 4 बिट, तो कितने रेजिस्टेंस लगाने पड़ेंगे, 2 × 4 मतलब 8 हमें रेजिस्टेंस लगाने पड़ेंगे, ठीक। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, वही चीज मैंने नीचे बता दी, ठीक। अब यहाँ पर कुछ स्पेसिफिकेशंस आते हैं मेरे DA कन्वर्टर के, जैसे कि एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या है, एक्यूरेसी इंडिकेट्स हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू, मतलब जितनी हमने वैल्यू मेजर करी है किसी भी कन्वर्टर से, वो उसकी ट्रू वैल्यू या फिर जो उसकी एक्यूरेट वैल्यू होती है उसके कितनी क्लोज है, उसको हम एक्यूरेसी कहते हैं, ठीक है। अब ऑफसेट वोल्टेज क्या है, आइडली द आउटपुट ऑफ DAC वोल्टेज विल बी 0, तो जो आउटपुट होता है वो DAC का वोल्टेज का वो 0 होता है व्हेन ऑल द बाइनरी आर 0। इन प्रैक्टिस इफ देयर वुड बी स्मॉल वोल्टेज देन, अगर देखो मैं समझाती हूँ ऑफसेट वोल्टेज का मतलब क्या है, कि अगर आइडियल केस होगा तो आइडियल केस में क्या होगा कि वोल्टेज जो है वो 0 होता है, ठीक है, अगर सारी बिट्स मेरी 0 है। लेकिन प्रैक्टिस में क्या होता है, छोटा सा वोल्टेज होता है, छोटे से वोल्टेज को क्या बोलते हैं, छोटे से वोल्टेज को हम ऑफसेट वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है मोनोटोनिसिटी। मोनोटोनिसिटी क्या है, DAC is monotonic if its output value increases as the binary input are incremented from one value to the next। वही चीज है, मोनोटोनिक का मतलब होता है 1, ठीक है। कहीं पर भी मोनो अगर लिखा है, मोनो का मतलब होता है 1, मतलब कि जो मेरा आउटपुट वैल्यू है मेरी जो DAC कन्वर्टर की, वो क्या है, वो अगर वो बढ़ेगी अगर मेरा बाइनरी वैल्यू भी बढ़ेगी, ठीक है। उसके बाद है सेटलिंग टाइम, जो कि इंपॉर्टेंट होता है। सेटलिंग टाइम क्या है, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द आउटपुट ऑफ DAC टू सेटल टू विद इन प्लस, जिसमें क्या होगा, जो मेरा आउटपुट है वो इतनी वैल्यू से सेटल हो जाएगा मेरी LSB पे, ठीक है। फिर है रेजोल्यूशन या स्टेप साइज। तो रेजोल्यूशन और स्टेप साइज ऑफ DAC इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट चेंज दैट कैन अकर इन एनालॉग आउटपुट एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन डिजिटल। देखो इसका सिंपल सा मतलब है कि एक छोटे से छोटा चेंज जो कि हम डिटेक्ट कर पाए जब हम क्या करें, जब हम डिजिटल इनपुट को चेंज करें जिससे क्या हो, एनालॉग आउटपुट मेरा चेंज हो, ठीक है। लीनियरिटी क्या है, लीनियर का मतलब कहता है एक स्ट्रेट लाइन। तो इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप होता है वो लीनियर होना चाहिए DA कन्वर्टर का, लेकिन कभी कभी ये लीनियर नहीं होता है, जिसको हम नॉन लीनियर कहते हैं। ये क्यों होता है, ये कुछ एरर की वजह से होता है। एरर मतलब कि कुछ डिफ्लेक्शन या फिर कोई चीज गलत है। किस चीज, क्या गलत है, रजिस्टर वैल्यू हो सकती है, वोल्टेज हो सकता है, ठीक है। सो इफ द कन्वर्टर वॉज आइडल द डॉट्स विल फॉल ऑन द स्ट्रेट लाइन। देखो ये मेरा इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है, ये मेरी एक लिनियरिटी की, सॉरी थोड़ा लाइन अजीब सी है, कि मेरी लिनियरिटी को शो कर रहा है, ठीक है। अगर ये मेरा इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक लीनियर होगा तो ये जो पॉइंट्स है ना ये मेरी लाइन पे ही बनेंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पर नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक शो होती है इसलिए कुछ पॉइंट्स, ये देखो ये वाला पॉइंट है ना, ये पॉइंट मेरी इस लाइन से बाहर जा रहा है, तो ये जो पॉइंट बाहर जा रहा है ये कुछ एरर इंट्रोड्यूस कर रहा है मेरे सिग्नल पे, ठीक है। तो इतना ही है DA कन्वर्टर पे। अगर पूछते हैं जिसमें क्या आता है, जिसमें दो तरह के कन्वर्टर्स आते हैं, दोनों कन्वर्टर का डायग्राम पूछेगा, थोड़ा बहुत उनके अंदर की चीजें पूछेगा, ठीक है। अब आता है दूसरा जिसमें आता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, जो कि दूसरा कैटेगरी है। इसमें क्या होगा, एनालॉग डेटा से डिजिटल डेटा कन्वर्ट होगा, ठीक है। सो इफ शॉर्ट कन्वर्जन टाइप इज नॉट इंपॉर्टेंट व्हेन कैन कंसिडर सिंगल और डुअल स्लोप DA कन्वर्टर। इसको हम आगे समझेंगे कि एक बात, एक चीज समझ लो कि जब कन्वर्जन का जो टाइम है अगर वो इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो छोटा हो तो हम क्या यूज करते हैं, सिंगल या फिर डुअल स्लोप, ठीक है। So these converter techniques are based on comparing the unknown analog input voltage with a reference voltage that begins with 0 volt and increases linearly with time। ये जब हम आगे पढ़ेंगे मैं समझा दूंगी कि क्या है यहाँ पर बेसिकली स्लोप, सिंगल स्लोप और डुअल स्लोप के बारे में समझाया गया है, ठीक है। देखो और ये एक डायग्राम है जिसका कोई एज सच यूज है नहीं, समझने के लिए चाहो तो समझ सकते हो लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं। मेन जो इसमें इंपॉर्टेंट आता है वो AD कन्वर्टर के टाइप्स आते हैं, जिसमें सबसे पहला क्या है, सिंगल स्लोप AD कन्वर्टर। देखो इसका डायग्राम बहुत खतरनाक लग रहा होगा लेकिन इसका डायग्राम बहुत ईजी है। देखो सबसे पहले क्या करना है, द मेन सर्किट ऑफ दिस कन्वर्टर इज अ रैम्प जनरेटर विच ऑन रिसीविंग अ रीसेट फ्रॉम कंट्रोल सर्किट इंक्रीजेस लीनियरली, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, ये कंपैरेटर सर्किट लगा है, ठीक। कंपैरेटर का काम क्या होता है, कंपैरेटर का काम बेसिकली कंपेयर करने के लिए होता है दो सिग्नल को जो कि उसके इनपुट पे लगे हुए हैं, प्लस और माइनस पे जो भी उसके इनपुट लगे होंगे वो उसको कंपेयर करने का काम करेगा, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर इसके प्लस साइड पे क्या लगा है, मेरा वोल्टेज लगा है, VI एनालॉग इनपुट वोल्टेज, क्योंकि हम AD कन्वर्टर बना रहे हैं ना तो हम इनपुट क्या देंगे, एनालॉग सिग्नल देंगे और आउटपुट क्या मिलेगा, डिजिटल सिग्नल मिलेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर अपना एनालॉग इनपुट दे दिया VI पे, ठीक है। और दूसरे पे हमने क्या दे दिया, रैम्प जनरेटर दे दिया। रैम्प जनरेटर बेसिकली एक रैम्प सिग्नल को जनरेट करेगा। रैम्प सिग्नल तुम लोग शायद नहीं पता होगा, अभी के लिए समझ लो कि ऐसा एक लीनियर सिग्नल समझ लो रैम्प सिग्नल, ठीक है। RT जिसको बोलते हैं, जो आगे तुम लोग सिग्नल सिस्टम में शायद पढ़ो,
अगर होगा तो बेसिकली रैम्प सिग्नल एक ऐसा सिग्नल समझ लो कि जो रैम्प जनरेट करता है सिग्नल की, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने रैम्प जनरेटर दे रखा है जो कि कंपेयर कर रहा है, ठीक। अब यहाँ पर ये जो मेन सर्किट है इसका जो मेन सर्किट है, जो इसका मेन पार्ट है इस वाले कन्वर्टर का, वो रैम्प जनरेटर है, जो कि जब रीसेट रिसीव करता है मेरे कंट्रोल सर्किट से। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेरा कंट्रोल सर्किट है जिसपे कुछ रीसेट सिग्नल जा रहा है, और ये जो रीसेट सिग्नल है ये किसको भेज रहा है, ये रीसेट सिग्नल मेरे रैम्प जनरेटर को भेज रहा है, ठीक है। तो ये जो रैम्प जनरेटर है जब ये रीसेट सिग्नल लेगा मेरे कंट्रोल सर्किट से, तो ये बढ़ना शुरू करेगा। कब तक बढ़ेगा, मेरी मैक्सिमम वोल्टेज तक, जो कि क्या है Vm तक है, ठीक है। तो अगर हम एग्जांपल लें कि जो मेरा Vm है वो 10 वोल्ट है, तो एंड इट टेक्स 1 ms टू मूव फ्रॉम 0 to 10, तो स्लोप यहाँ पर 10 VMS हो गया। जैसे सच ये जो रैम्प जनरेटर है जो हम बना रहे हैं यहाँ पर, जो हम अप्लाई कर रहे हैं मेरे कंपैरेटर पे, वो क्या हो सकता है, या तो वो ओप एम्प बेस्ड इंटीग्रेटर हो सकता है। इंटीग्रेटर का काम क्या होता है, इंटीग्रेट करना, ठीक है। या फिर डीए कन्वर्टर ड्रिवन बाय सीक्वेंस बाइनरी काउंटर, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इस रैम्प जनरेटर को हम एक कन्वर्टर से भी बना सकते हैं जिसमें एक बाइनरी काउंटर होगा, जिसका वेवफॉर्म कैसा होगा, जिसका वेवफॉर्म ऐसा होगा स्टेयरकेस की तरह। देखो ये स्टेयर्स की तरह लग रहा है ना, इसीलिए इसको स्टेयरकेस की तरह बोलते हैं। अब इसका ऑपरेशन बताया गया, देखो assume that a positive analog input voltage Vi is applied at the non-inverting input of the comparator। जो मैंने बता दिया कि कंपैरेटर के नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पे हम Vi अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नाउ व्हेन अ रीसेट सिग्नल इज अप्लाइड टू द कंट्रोल लॉजिक, जो मैंने ऊपर बताया, द 4 digit decade काउंटर रीसेट्स टू 0 एंड द रैम्प वोल्टेज बिगिंस टू इंक्रीज। अब मैंने क्या बताया था कि ये जो कंट्रोल सर्किट है इस पे जब रीसेट लगेगा तो ये क्या भेजेगा, रैम्प जनरेटर को रीसेट सिग्नल भेजेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, रैम्प जनरेटर बढ़ने लगेगा। तो इसमें एक और चीज है कि ये जो रीसेट सिग्नल है ये मेरा 4 digit डीकेड काउंटर पे भी जा रहा है, जो कि इसको किस पे रीसेट कर देगा, जो इसको रीसेट कर देगा 0 पे, जिसकी वजह से मेरा जो कंट्रोल सर्किट, जिसकी वजह से जो मेरा रैम्प जनरेटर है वो बढ़ना शुरू करेगा, ठीक है। उसके बाद ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिया। सिंस Vi इज पॉजिटिव, पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि हमने उसको नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे लगा रखा है अपनी कंपैरेटर के, तो जो कंपैरेटर का आउटपुट है वो हाई स्टेट में आएगा। अब एक चीज और समझ लो कि जैसे मेरा ये एक कंपैरेटर है, ठीक है, ये है प्लस और ये है माइनस। ये चीज याद रखना, इस यूनिट में ये पॉइंट बहुत ज्यादा काम आएगा। देखो अगर कंपैरेटर के पॉजिटिव टर्मिनल पे जो भी सिग्नल अप्लाई किया है अगर वो ज्यादा होता है तो हमें जो आंसर मिलता है वो पॉजिटिव मिलता है या फिर 1 मिलता है, ठीक है। और अगर नेगेटिव पे ज्यादा होता है तो हमें आंसर माइनस मिलता है या फिर 0 मिलता है, ठीक है। मतलब जिस पे ज्यादा सिग्नल होगा वो हमें मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पर जैसे Vi पॉजिटिव था और किस पे लगा था, प्लस पे, इसलिए हमें हाई स्टेट मिली या फिर 1 स्टेट मिली, ठीक है। सो दिस अलाउज द क्लॉक पल्स टू पास द इनपुट ऑफ 4 digit काउंटर थ्रू द एंड गेट एंड द काउंटर इज इंक्रीमेंटेड। तो जब ये मेरा कंपैरेटर का जो आउटपुट है वो 1 हो गया, तो इससे क्या हुआ, मेरी क्लॉक पल्स मेरी काउंटर पे गई और मेरे एंड गेट पे गई। देखो ये जो मेरा कंपैरेटर है ये किस पे जा रहा है, मेरे एंड गेट पे जा रहा है ना, उसी के साथ क्या लगी है, यहाँ पर क्लॉक पल्स लगी है, ठीक है, जो कि आगे चल के कहाँ जा रही है, आगे चल के मेरे इसमें ये जो क्लॉक है ना ये मेरे काउंटर पे लगी है, जिससे क्या होगा, मेरा काउंटर जो है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा क्योंकि मेरा कंपैरेटर का आउटपुट 1 है। सो ये प्रोसेस क्या है, ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा जब तक मेरा जो एनालॉग इनपुट वोल्टेज है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो Vi है वो ज्यादा रहता है मेरे रैम्प जनरेटर वोल्टेज के। देखो सिंपल सी बात है, जैसे मैंने भी बताया कि जो मेरा जो कंपैरेटर है उसके प्लस साइड और माइनस साइड होता है। अगर प्लस साइड पे ज्यादा सिग्नल होता है तो आंसर हमेशा 1 मिलता है, और अगर माइनस पे होता है तो आंसर हमेशा 0 मिलता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है कि एनालॉग जो इनपुट वोल्टेज है Vi ये ज्यादा है तो यहाँ पर 1 मिलेगा। इसकी वजह से क्या होगा, इस 1 का और क्लॉक का गेट पे जाएगा, उसके बाद ये जो गेट है वो काउंटर पे जाएगा क्लॉक पल्स के थ्रू, और ये इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो ये प्रोसेस कब तक चलेगा, जब तक मेरा जो Vi है वो ज्यादा रहे मेरे रैम्प जनरेटर के वोल्टेज से, ठीक है। तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा, तब तक हमें 1 मिलता रहेगा और वो क्लॉक पल्स मेरी काउंटर पे जाती रहेगी, वही चीज यहाँ लिखी है। लेकिन व्हेन द रैम्प जनरेटर वोल्टेज जो मेरा माइनस पे वोल्टेज है अगर वो इक्वल हो जाए मेरे एनालॉग वोल्टेज के, तो कंपैरेटर का मैंने बताया ना कि वो नेगेटिवली सैचुरेटेड हो जाएगा और लॉजिक 0 हो जाएगा एंड द क्लॉक इज प्रिवेंटेड फ्रॉम पासिंग थ्रू द गेट। और ये जो क्लॉक हम ऊपर से दे रहे थे ना गेट पे, वो नहीं जा पाएगी मेरे गेट पे, और जो मेरा काउंटर का ऑपरेशन है वहां पर सीज हो जाएगा। सीज का मतलब होता है खत्म हो जाएगा। तो देन द कंट्रोल सर्किट जनरेट्स अ स्टॉप सिग्नल व्हिच लैचेस द काउंटर वैल्यू इन द 4 digit लैच। इससे क्या होगा, अब क्या है, कंट्रोल सिग्नल रीसेट सिग्नल नहीं भेजेगा, कंट्रोल सिग्नल यहाँ पर स्टॉप सिग्नल भेजेगा। मतलब कि मेरा काम खत्म हो गया है और यहाँ से जो मुझे डीकेड काउंटर इंक्रीमेंट होता रहा, और जब ये दोनों वैल्यूज इक्वल हो गई तो यहाँ पर मेरा काम रुक जाएगा। कंट्रोल सर्किट स्टॉप सिग्नल इसको भेज देगा और ये जो मेरी आउटपुट है काउंटर की वो लैच होके मेरे 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे आ जाएगी, मतलब एनालॉग वैल्यू मेरी डिजिटल में आ जाएगी, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है मेरा सिंगल स्लोप उसका, ठीक है।
अब इसकी कुछ डिसएडवांटेज भी होती है। बेसिकली इसकी डिसएडवांटेज क्या होती है, कुछ एरर इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, बस इसमें बस इतना ही, ठीक है। इसमें क्या है, जो क्लॉक पल्स हम दे रहे हैं ना, वो हम कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, क्रिस्टल ऑसिलेटर के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, ताकि जो कांस्टेंट सप्लाई है क्लॉक पल्स की वो हमें मिल सके, ठीक है। उसके बाद है कंपैरेटर सर्किट, मैंने बता दिया कि वो अगर उसके पॉजिटिव पे होगा तो वैल्यू क्या होगी, वही चीज यहाँ समझाई गई है। उसके बाद आता है डुअल स्लोप ए टू डी कन्वर्टर, ये उससे थोड़ा सा बड़ा है लेकिन है जस्ट सिमिलर। अब देखो, सो इन अ डुअल स्लोप का मतलब क्या है, जैसे वहां पर एक स्लोप था, यहाँ पर दो स्लोप होंगे, तो यहाँ पर जो इंटीग्रेटर है वो दो रैंप सिग्नल बनाएगा, वन विद द अननोन एनालॉग इनपुट वोल्टेज वी आई एज इनपुट एंड अनदर विद द नोन रेफरेंस वोल्टेज माइनस वी आर इन इनपुट, इसलिए यहाँ पर डुअल स्लोप बोलते हैं। देखो साफ अगर उसमें समझा जाए तो डुअल स्लोप का मतलब क्या है, डुअल स्लोप मतलब दो स्लोप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दो रैंप बनेंगे, रैंप को बेसिकली अभी के लिए स्लोप समझ लो, तो यहाँ पर दो रैंप बनेंगे, जिसमें एक रैंप क्या होगा, जिसके पास अननोन इनपुट वोल्टेज होगा वी आई जिसको बोल रहे हैं, और एक के बाद नोन रेफरेंस होगा, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पर है ना, ये क्या है, ये मेरा नोन है और ये वाला अननोन है। देखो assume that the 4-digit decade counter is initially reset to 0। देखो इसको मैं डायग्राम समझा दे रही हूँ पहले। सबसे पहले क्या है, यहाँ पर एक कंपैरेटर सर्किट लगा है, लेकिन इसको कंपैरेटर सर्किट मत समझना, ये कंपैरेटर सर्किट के साथ साथ एक वो भी है, क्या है मेरा, ये मेरा एक इंटीग्रेटर है। देखो कैसे, ये मेरा माइनस प्लस, ये मेरा तो नॉर्मल ओपैम्प का सर्किट है, इसके साथ देखो यहाँ पर सी लगा है और आर भी लगा है, तो आरसी कॉम्बिनेशन जब बनता है मेरे ओपैम्प में तो क्या बनाता है, इंटीग्रेटर बनाता है, ठीक है। और ये इन्वर्टिंग साइड पे है क्योंकि यहाँ पर माइनस से इनपुट दे रहा है ना कि प्लस से, और प्लस वाला मेरा ग्राउंड है, ठीक है। तो ये मेरा रैम्प जनरेटर हो गया क्योंकि ये रैम्प बना रहा है, ठीक है। ये मेरा क्या है, नॉर्मल मेरा कंपैरेटर सर्किट है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर क्लॉक है, यहाँ पर कंपैरेटर का आउटपुट गेट पे जा रहा है, यहाँ पर क्लॉक है जो कि मेरे काउंटर से जुड़ी हुई है। अब ये काउंट डिटेक्टर का काम क्या है वो मैं बताती हूँ। उसी तरह से लैच यहाँ लगा और यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा, यहाँ पर भी कुछ लगा, कंट्रोल सर्किट यहाँ पर है, ठीक है। देखो हमें अज्यूम क्या करना है, जो मेरा काउंटर है वो अभी रीसेट है इतनी वैल्यू पे, मतलब सारी बिट्स क्या है उसकी जीरो है, ठीक है। तो जो रैंप आउटपुट है वीएस इज रीसेट टू 0 वोल्ट, एनालॉग इनपुट वोल्टेज इज पॉजिटिव एंड द इनपुट टू रैंप जनरेटर और इंटीग्रेटर इज स्विच टू अननोन एनालॉग इनपुट वोल्टेज, ठीक है। सिंस द पॉजिटिव एनालॉग इनपुट वोल्टेज इज कनेक्टेड टू द इन्वर्टिंग इनपुट, द इंटीग्रेटर आउटपुट वीएस इज अ नेगेटिव रैंप। यहाँ पर क्या होगा, ये जो मेरा वीएस आ रहा है ना, इसका ये नेगेटिव रैंप है। नेगेटिव रैंप क्यों है, क्योंकि हम इनपुट किस पे दे रहे हैं, हम माइनस पे इनपुट दे रहे हैं, इसलिए जो वीएस है मेरा रैंप जनरेटर का वो मेरा क्या है, वो एक नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है। ये वाला पॉइंट है ना, ठीक है। while the comparator output is VG is positive and the clock is passed through the AND gate। अब VG पॉजिटिव है, यहाँ पर VG पॉजिटिव है और VS मेरा नेगेटिव है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद है ये सब मेरे एंड गेट में गए। उसके बाद रिजल्ट इज काउंटिंग अप ऑफ द 4 डिजिट डीकेड काउंटर। देखो इसका ऑपरेशन जो है वो सेम ही है, बस यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या कर दिया, यहाँ पर एक इंटीग्रेटर सर्किट और लगा दिया ताकि एक और रैम्प सिग्नल मिले, इसलिए इसको डुअल स्लोप बोलते हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है, जो मेरा VS है वो नेगेटिव रैम्प है क्योंकि हम उसको इन्वर्टिंग टर्मिनल यहाँ पर है ना, इन्वर्टिंग इनपुट ऑफ द इंटीग्रेटर पे लगा रहे हैं। और जो मेरा VG है, जो मेरा कंपैरेटर का आउटपुट है वो पॉजिटिव है, क्लॉक पल्स पास हो रही है एंड गेट से और काउंटिंग शुरू हो जाएगी जैसे पहले वाले में हो रही थी। द नेगेटिव रैम्प विल प्रोसीड फॉर अ फिक्स टाइम पीरियड। और ये जो नेगेटिव रैंप है ना, जो VS पे बन रही है, ये फिक्स टाइम पीरियड पे ही ऑपरेट करेगी, ठीक है। सो जिसको हम क्या बोलेंगे T1, सो विच इज डिटरमाइंड बाय अ काउंट डिटेक्टर फॉर टाइम पीरियड T1। तो देखो ये जो था ना काउंट डिटेक्टर फॉर टाइम पीरियड T1 है, इसका काम क्या है, इसको बताना है कि कितने टाइम तक मेरी नेगेटिव रैंप यहाँ पर चलेगी। तो इसका काम यही है काउंट डिटेक्टर फॉर टाइम T1 का, मेरे उसको बताना कि कितने टाइम तक मेरी नेगेटिव रैंप चलने वाली है, ठीक। जिसकी कुछ ये वैल्यू आती है, VS क्या है मेरा नेगेटिव रैंप की वैल्यू, VI मेरा इनपुट वोल्टेज, RC मेरी रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस हो गए, और T1 मेरा टाइम पीरियड हो गया, ठीक। सो व्हेन द काउंटर रीचेस द फिक्स काउंट एट टाइम पीरियड T1, द काउंटर डिटेक्टर गिव्स अ सिग्नल टू द कंट्रोल सर्किट व्हिच इन टर्न रीसेट्स द काउंटर टू 0, हाँ, एंड स्विचेस द इंटीग्रेटर इनपुट टू अ नेगेटिव। देखो मैं समझाती हूँ, सिंपल क्या है कि मेरा जो नेगेटिव रैंप है वो कब तक चलेगा, वो T1 टाइम तक चलेगा, ठीक है। जब मेरा T1 टाइम हो जाएगा तो जो कंट्रोल सर्किट है ना, वो क्या करेगा, वो एक सिग्नल भेजेगा और मेरे काउंटर को 0 पे रीसेट कर देगा। और जो इंटीग्रेटर अभी तक मेरा नेगेटिव रैंप पे चल रहा था वो अब रेफरेंस वोल्टेज VR पे चलेगा, ठीक है। सो नाउ द रैंप जनरेट्स बिगिंस एट -VS एंड इंक्रीजेस अपवर्ड अंटिल इट रीचेस 0 वोल्ट। ड्यूरिंग दिस टाइम द काउंटर गेट्स एडवांस, व्हेन VS रीचेस 0 वोल्ट द कंपैरेटर आउटपुट विल बिकम 0 एंड द क्लॉक। अब यहाँ पर क्या होगा, वहां पर क्या था, हम इनपुट दे रहे थे VI। देखो
मुझे पता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा होगा। देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले ये मेरा VS मेरा नेगेटिव है, VG मेरा पॉजिटिव है, ठीक है। तो मेरा काम क्या हुआ, ये क्लॉक पल्स मेरी यहाँ चली, काउंटिंग शुरू हो गई, ठीक है। अब ये जो नेगेटिव रैंप है ये कब तक काम करेगी, नेगेटिव रैंप तब तक चलेगी जब तक मेरा T1 टाइम नहीं पहुंच जाता। जैसे ही मेरा T1 टाइम पहुंच जाएगा, ये कंट्रोल सर्किट एक सिग्नल भेजेगा, देखो ये सिग्नल भेज रहा है ना, ये सिग्नल भेजेगा इसको, जिसकी वजह से ये जो VI है, अब ये VI नहीं रहेगा, ये VI अब मेरा VR बन जाएगा, और मेरा जो आउटपुट है वो क्या आएगा, वो ये आएगा -VR, ठीक। और उसके साथ मेरा ये इसका डायग्राम होता है कि फिक्स स्लोप इतनी देर तक फिक्स टाइम के लिए, ठीक है। तो ये है मेरा डुअल स्लोप, जिसका डायग्राम ऊपर था, उसका एक्सप्लेनेशन था ये, ठीक है। उसके बाद है सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। इसमें क्या होगा, ये बहुत इजी रहता है। इसमें देखो यहाँ पर एक कंपैरेटर सर्किट लगा है, जहाँ पर हम एनालॉग इनपुट इसके प्लस साइड से दे रहे हैं और माइनस साइड से हमने कुछ कुछ लगा रखा है। यहाँ पर कुछ कंट्रोल लॉजिक है, यहाँ पर कुछ आउटपुट रजिस्टर है, ये DAC कन्वर्टर है, ठीक है। अब द सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन कन्वर्टर इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज ADCs। तो ये सबसे ज्यादा वाइडली यूज होता है। इट हैज मच शॉर्टर कन्वर्जन टाइम। तो ये बहुत ही छोटे टाइम में, जैसे मैंने आप लोग को पहले बताया था कि अगर हमें कन्वर्जन टाइम है उसका छोटा होने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम तब क्या यूज करेंगे, सिंगल और डुअल। लेकिन अगर हमें कन्वर्जन टाइम छोटा चाहिए तो हम क्या यूज करेंगे, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। सो ठीक है। उसके बाद इट ऑल्सो हैज अ फिक्स कन्वर्जन टाइम। अब ये जो मैंने ब्लैक से लिखा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो कन्वर्जन टाइम होता है वो छोटा तो होता ही है, और वो डिपेंड नहीं करता है किस पे, मेरे इनपुट पे डिपेंड नहीं करता है कन्वर्जन टाइम, ठीक है। सो द बिट्स ऑफ DAC, ये जो मेरी DAC बिट है, आर एनेबल वन एट अ टाइम स्टार्टिंग विद द MSB। एज ईच बिट इज enabled, the comparator produces an output that indicates whether the analog input voltage is greater or less than the output of DAC. If the DAC is greater than the analog input, the comparator output is low, causing the bits in the control register to reset. देखो सिंपल सी बात है, जो मैंने अभी पहले बताया था ना कि कंपैरेटर के अगर प्लस साइड पे ज्यादा सिग्नल होगा तो यहाँ पर मुझे 1 मिलेगा, और अगर माइनस पे होगा तो मुझे 0 मिलेगा। वही चीज यहाँ पर समझाई गई है इतने पार्ट पे, ठीक है। लेकिन अब देखो, इफ द DA आउटपुट इज ग्रेटर देन द एनालॉग इनपुट, जो मेरा DA का जो कन्वर्टर का जो आउटपुट निकल रहा है, अगर वो ज्यादा है मेरे एनालॉग इनपुट से, तो कंपैरेटर का आउटपुट लो आएगा, और इससे क्या होगा, कंट्रोल रजिस्टर रीसेट हो जाएगा। देखो ये जो DA कन्वर्टर है, इसका जो आउटपुट है मैंने कहाँ लगा रखा है, ये मैंने अपने माइनस पे लगा रखा है, ठीक है, जिसको हम VAX भी बोल रहे हैं। अगर ये ज्यादा है तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, क्योंकि नेगेटिव पे लगा। तो उससे क्या होगा, जो मेरा कंट्रोल लॉजिक है वो रीसेट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद इफ द DA आउटपुट इज ग्रेटर लेसर देन द एनालॉग इज हाई, उसका उल्टा, जस्ट अपोजिट। द सिस्टम enables the MSB first, then a significant bit and so on. After all the bits are tried, the conversion cycle is complete. तो यहाँ पर क्या होगा, MSB से लेकर LSB तक एक एक बिट मेरी कन्वर्ट होती रहेगी, एंड द प्रोसेसिंग ऑफ ईच बिट टेक्स 1 क्लॉक साइकिल। और एक एक बिट को प्रोसेस करने के लिए पूरी 1 क्लॉक साइकिल लग रही है। सो दैट द टोटल कन्वर्जन टाइम फॉर एन n बिट, ये होता है इसका कन्वर्जन टाइम, जिसमें क्या होता है, अगर n क्लॉक साइकिल है तो n क्रॉस 1 होगा, ठीक है। जहां पर जो n है वो मेरी क्लॉक साइकिल है, और देख लो इसके कन्वर्जन टाइम पे कहीं पर भी इनपुट सिग्नल का कोई रोल नहीं है, ठीक है। सो द कन्वर्जन टाइम विल बी सेम रिगार्डलेस ऑफ द वैल्यू ऑफ VA। तो यहाँ पर इनपुट पे कोई असर नहीं पड़ा, डज नॉट डिपेंड ऑन इनपुट एनालॉग वोल्टेज, ठीक है। उसके बाद है पैरेलल कंपैरेटर्स टाइप या फिर फ्लैश ADC, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा चांसेस जो है वो इसी के आने के हैं, फ्लैश टाइप ADC के, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट होता है, सबसे ज़्यादा यूज होता है सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन से भी ज़्यादा। तो ये सबसे पहले क्या है, सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट है सभी, ठीक है। दूसरा है, इसमें क्लॉक पल्स की जरूरत नहीं है। तीसरा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लॉक पल्स रिक्वायर्ड फॉर n बिट कन्वर्जन इज विच इज इनसाइड पीपो, जो मैं बताऊंगी कि पैरेलल इन पैरेलल आउट होता है। सो ये याद रखना कि अगर n बिट है फ्लैश टाइप ADC के लिए हमें 2n की पावर -1 कंपैरेटर सर्किट चाहिए होंगे, 2n रजिस्टर सर्किट चाहिए होंगे, और 2n क्रॉस n प्रायोरिटी इनकोडर चाहिए होंगे। अब ये इसका डायग्राम है। इसका डायग्राम क्या है मैं समझा देती हूँ। इसके डायग्राम में क्या है, सबसे पहले यहाँ पर कंपैरेटर सर्किट लगे हैं, तो क्योंकि हम यहाँ पर कितना बिट बना रहे हैं, यहाँ पर हम बना रहे हैं 3 बिट, तो कंपैरेटर कितने होंगे, देखो 2 की पावर 3 -1 मतलब 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8 - 1 मतलब 7। तो तुम लोग सबसे पहले क्या करना, 7 कंपैरेटर लगा देना, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 7 कंपैरेटर लगा दिए, ठीक है। रेजिस्टर्स कितने होंगे, 2 की पावर 3 मतलब 8 रेजिस्टर्स। तो क्या करोगे, 1 रेजिस्टर, 2 रेजिस्टर, 3 4 5 6 7 8, ठीक है। उसके बाद 2n क्रॉस n मतलब 2 की पावर 3 मतलब 8 क्रॉस 3 प्रायोरिटी इनकोडर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, यहाँ पर मेरा VA है जो कि इनपुट वोल्टेज है, जिसको हम VN भी बोलते हैं, और VR क्या है, मेरा रेफरेंस वोल्टेज है। तो प्लस साइड पे मैंने अपना इनपुट वोल्टेज दे रखा है, माइनस साइड पे अपना रेफरेंस वोल्टेज दे रखा है, ठीक है। उसके बाद प्लस साइड पे यहाँ पर हमने अपना VA दे रखा है इनपुट वोल्टेज, और माइनस साइड पे अपना VR7 दे रखा है, जिसकी वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पर जो वैल्यू है वो V है, ठीक है।
यहाँ पर वैल्यू क्या है जिसको हम V भी बोल सकते हैं, यहाँ पर हम VR भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो वैल्यू है वो 7VR/8 है, ठीक। उसको कैसे कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं हम, ये 7VR/8 इसको हम जैसे मैंने वोल्टेज डिवाइडर बताया था ना पहले वाले में, वैसे ही हम कैलकुलेट करें। उसी तरह से ये 6VR/8 होगा, 5VR/8 होगा, 4VR/8, 3, 2, 1VR/8, ठीक है। अब ये जो मेरे आउटपुट हैं, ये C7, C6, ये सब मेरे प्रायोरिटी इनकोडर में निकले और यहाँ से मुझे 3 आउटपुट मिलेंगे क्योंकि ये इनकोडर है, तो यहाँ पर 3 आउटपुट मिले। उसके बाद ये किसमें किया, पैरेलल इन पैरेलल आउट में, जिसमें ये क्या है, ये मेरा D क्या है मेरा, ये मेरा एक वो सर्किट है, ठीक है। तो पैरेलल इन पैरेलल आउट यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं और इसमें क्या है, नीचे यहाँ पर एक क्लॉक पल्स लगी हुई है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो एक चीज और है कि यहाँ पर कोई क्लॉक की जरूरत नहीं है इतने सर्किट पर। सो ड्यूरिंग कन्वर्जन इनपुट एम्पलीट्यूड शुड बी कांस्टेंट, सो वी नीड टू कंडक्ट सैंपल एंड होल्ड सर्किट। अब यहाँ पर जो इनपुट का एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर सैंपल एंड होल्ड सर्किट यूज करते हैं। एक चीज याद रखना, जो मेरा VR है या फिर जो हम रेफरेंस वोल्टेज बोल रहे हैं वो मेरा VA से कम है, मतलब जो इनपुट वोल्टेज है वो ज्यादा है, ठीक है। तो VR क्या है, एक स्टेबल रेफरेंस वोल्टेज है जिसको हम कैसे प्रोवाइड करते हैं, प्रिसीजन वोल्टेज रेगुलेटर से एज अ पार्ट ऑफ कन्वर्टर सर्किट। सो एज द एनालॉग इनपुट वोल्टेज VA, ठीक है, जो हम इनपुट पे लगा रहे हैं, एक्सीड्स द रेफरेंस वोल्टेज, द कंपैरेटर आउटपुट इज सीक्वेंशियली सेपरेट टू अ हाई स्टेट, जो मैंने बता ही दिया। फिर द प्रायोरिटी इनकोडर, अब देखो प्रायोरिटी इनकोडर मैंने बताया था, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी उसको ये आउटपुट पे देगा। अब देखो जैसे ये क्या है, एनालॉग इनपुट, कंपैरेटर आउटपुट, डिजिटल आउटपुट, ठीक है। तो इनपुट देखो अगर मेरा 0 से VR 1 में होगा तो आंसर 0 आएगा, ठीक है। अगर 1 से 2 पे होगा, ये 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से B, ठीक। अब देखो यहाँ पर मेरा कंपैरेटर का आउटपुट कितना निकला, 1 निकला। इस केस में कितना निकलेगा, 2 और 3, तो यहाँ पर 2 और 3 के बीच में, इसका देखो मतलब क्या है कि VA इज ग्रेटर देन VR2, मतलब VR2 से ज्यादा होगा और VR3 से कम, ठीक है। तो तुमने ऐसे ऐसे करके सारी टेबल कंस्ट्रक्ट कर ली, ठीक है, जिसमें यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर कुछ 2 और 1 पे आ रहा है, यहाँ पर धीरे धीरे करके देखो सिंपल सा तरीका अगर उसको समझना है तो पहले वाले में एक भी 1 नहीं है, दूसरे वाले में पीछे से 1 है, फिर तीसरे वाले में 2 1 है, फिर अगले वाले में 3 1, 4 1, तो एक एक करके 1 बढ़ाते चलना, ठीक है। अब प्रायोरिटी इनकोडर क्या होता है कि जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा वो आउटपुट पे देगा, तो यहाँ पर 1 पे है तो यहाँ तो सिंपल है। देखो मैं एग्जाम्पल जैसे ये वाला लेती हूँ, ठीक है। इस वाले एग्जाम्पल में देखो कि यहाँ पर 6 पे भी 1 है, सॉरी नहीं 5 पे भी 1 है, 4 पे भी 1 है, 3 पे सब पे 1 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। देखो आंसर आ रहा है 5, 4 2 1 के हिसाब से देखे तो आंसर मेरा 5 आ रहा है, ठीक है। तो मतलब जिसका ज्यादा नंबर होगा वही चीज मेरी इनकोडर के आउटपुट पे आएगी, ठीक। तो ये इसका पूरा डायग्राम होता है जिसमें इसमें कुछ है नहीं ऐसा समझने लायक, बस इसका डायग्राम है मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये चीज लिखना मत भूलना कि प्लस पे हम ये लगा रहे हैं, माइनस पे हम ये वाला वोल्टेज लगा रहे हैं, ठीक है। और ये इसका टेबल बनाना मत भूलना, टेबल जरूर बना देना, ठीक है। एडवांटेज क्या है मैंने बता दिया, फास्टेस्ट होता है, बैंडविड्थ इसकी ज्यादा बैंडविड्थ यूज करता है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, पावर कंजम्पशन इसकी बहुत ज्यादा होती है और लार्ज साइज का होता है, क्योंकि यहाँ पर हम कंपैरेटर सर्किट लगा रहे हैं ना, इसीलिए। वो भी अगर साथ साथ कंपैरेटर लगा रहे हैं, अगर उसके बेसिस पे अगर 3 बिट है, जैसे जैसे बिट बढ़ेंगे कंपैरेटर और बढ़ते रहेंगे, ठीक। एप्लीकेशन का है रेडार में यूज होता है, ऑसिलोस्कोप में यूज होता है और सैटेलाइट कम्युनिकेशन में मेरा ये यूज होता है, ठीक है। अब आता है स्विच कैपेसिटर सर्किट, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर पेपर में आते हैं तो कन्वर्टर्स ही आते हैं, लेकिन क्योंकि सिलेबस में मेंशन है तो जहाँ हो सकता है कि 2-3 नंबर में 2 नंबर में पूछ सकता है, ठीक है। सो ये क्या है, एक डिस्क्रीट टाइम सर्किट होता है, ठीक है। सो इसमें क्या है, इसका डायग्राम समझ लो कि वर्किंग प्रिंसिपल एंड ऑपरेशन। इसमें क्या होता है, देखो ये मेरा स्विच्ड कैपेसिटर सर्किट का डायग्राम है। यहाँ पर कैपेसिटर सर्किट है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर कैपेसिटर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक ओपैम्प सर्किट लगाया गया है, यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा है, यहाँ पर दूसरा कैपेसिटर लगा है, कुछ कुछ स्विच लगे हैं, S1 लगा है, S3 लगा है, S2 लगा है, ठीक है। सो यहाँ पर स्विच कैपेसिटर सर्किट यहाँ शोन है, जहाँ पर मैं बता दिया कि 3 स्विच लगे हुए हैं, ठीक है। सो S1 एंड S3 आर कनेक्टेड टू लेफ्ट प्लेन ऑफ द C1, तो देखो C1 के लेफ्ट प्लेन पे S1 S3 और and S2 is connected parallel with C2 which provide unity gain feedback, ठीक है। उसके बाद let us assume the open loop gain। देखो एक चीज समझ लो कि अगर कहीं भी स्विच्ड कैपेसिटर सर्किट आएगा तो ये डायग्राम बना देना, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ये ऑपरेशन लिख देंगे कि हमें इतने स्विचेस मिले हैं, इतने हमें कैपेसिटर मिले, ठीक है। अब एक चीज याद रखना, जो स्विच्ड कैपेसिटर सर्किट होता है वो मेरा 2 मोड पे काम करता है, एक सैम्पलिंग मोड, एक एम्पलीफिकेशन मोड। अभी समझते हैं कि क्या है। सैम्पलिंग मोड पे क्या होगा, सैम्पलिंग मोड पे जो मेरा S1 और S2 है वो ऑन रहेंगे। S1 S2 कहाँ पर था, S1 यहाँ पर था, S2 यहाँ पर था, तो ये मेरे ऑन रहेंगे, ठीक है। और जो S3 है वो ऑफ रहेगा,
तो मैंने S3 को ऑफ कर दिया, मतलब ये जो है ये यहाँ से हट जाएगा, ये S1 और S2 ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ऑन हो गया ना, क्योंकि शो नहीं हो रहा है इसका मतलब ऑन हो गए। ठीक है, ये तो ग्राउंड ही था। फॉर हाई गेन ओप एम्प, सो यहाँ पर जो VG है वो V आउट के इक्वल हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 0। अब देखो, तुम लोग ओप एम्प अच्छे से पढ़ा होगा तो पता होगा कि ओप एम्प में जो ये प्लस पे होता है ना वोल्टेज, वही चीज तुम्हें माइनस पे भी मिलती है। मतलब अगर यहाँ पर ये ग्राउंड है ना, तो इसको यहाँ पर भी हमें ग्राउंड ही मतलब जीरो ही मिलेगा। ये प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम, वर्चुअल ग्राउंड बोलते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हमें जीरो मिल रहा है तो यहाँ पे भी जीरो मिलेगा, और ये कनेक्ट होकर मेरा वी आउट पे भी जीरो देगा। वही चीज यहाँ पर लिखी है कि वी आउट पे हमें जीरो मिलेगा। हेंस द वोल्टेज अक्रॉस C1, ये जो C1 है मेरा क्या हो जाएगा, ये Vn के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जीरो है। तो ये वाला मेरा ब्रांच ये डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा मेरा Vn से, क्योंकि मेरा जो कैपेसिटर है वो Vn तक चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ये सैम्पलिंग मोड पे हो गया। अब आता है मेरा एम्पलीफिकेशन मोड। एम्पलीफिकेशन सोचो क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट। इसमें क्या होगा, S1 S2 को हम टर्न ऑफ कर देंगे और S3 को हम टर्न ऑन कर देंगे। ठीक है, तो मैंने जब S3 को टर्न ऑन किया, देखो ऊपर देखो, मैंने अगर S3 को टर्न ऑन किया, इसको तो मैंने ऑफ कर दिया ना, तो इसको मैंने हटा दिया यहाँ से। अब यहाँ पर अगर मैंने इसको ऑन कर दिया तो ये तो कनेक्ट हो गया ना ग्राउंड से, तो यहाँ पर हम अपना इनपुट देंगे। देखो जैसे यहाँ पर है ना, यहाँ पर हमने अपना इनपुट दिया A, यहाँ पर एक कैपेसिटर सर्किट है, वही चीज है। ठीक है, तो इसमें केस में क्या होगा, VA is connected to ground, जो मैंने बता दिया। Since VA changes from VI 0 to 0, the output will change from 0 to VN 0। देखो यहाँ पर क्या होता है कि जो मेरा VA है वो किस पे चेंज हो रहा है, वो VN 0, यहाँ पर हमने कुछ इनपुट लगा रखा है जिसको हमने VN 0 दे रखा है। ठीक है, तो ये VN 0 से मेरा 0 पे जाएगा, और 0 से मेरा Vn 0 पे जाएगा। किसकी वजह से, C1 और C2 की वजह से। जो आउटपुट वोल्टेज है वो चेंज कैन बी ऑल्सो बी कैलकुलेटेड बाय एग्जामिनिंग द ट्रांसफर ऑफ चार्ज। द चार्ज स्टोर्ड ऑन C1 जस्ट बिफोर टू इज इक्वल टू Vi0 C1। देखो सिंपल सी मैं समझा देती हूँ, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हमने ग्राउंड कर दिया है अपने VA को, मतलब वोल्टेज जो है मेरे A पे वो मैंने ग्राउंड कर दिया है। ठीक है, अब इससे क्या होगा, जो मेरा C1 है ना, C1 जो है वो कितना चार्ज हो जाएगा, C1 Vin 0 C1 तक चार्ज हो जाएगा। ठीक है, और T इज इक्वल टू T0 टाइम के बाद जो नेगेटिव फीडबैक है थ्रू C2 अराइव्स द ओप एम्प इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज एंड हेंस द वोल्टेज अक्रॉस C1 इज 0। द चार्ज स्टोर्ड ऑन C1 एट T इज इक्वल टू T0। ठीक है, देखो ये सब फालतू की चीज है, लेकिन मैं जो बता रही हूँ कि स्विच कैपेसिटर सर्किट अगर पूछता है पेपर में पहली बात आता नहीं है, अगर आता भी है तो इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसका सिर्फ डायग्राम इतना बना देना। ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल एंड ऑपरेशन मैंने समझा दिया। मोड्स कितने होते हैं, दो होते हैं, सैम्पलिंग मोड एंड एम्पलीफिकेशन मोड। ठीक है, चाहो तो यहाँ पर ये डायग्राम बना सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है। देखो डायग्राम में क्या है, सबसे पहले VA मेरा ऐसे से चला जैसे एनालॉग सिग्नल चलता है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, Vn 0 तक गया। ठीक, और ये कितना है, T इज इक्वल टू T0 तक ये टाइम है, लिखा है ना कि इफ T इज इक्वल टू T0। T0 क्या है, मेरा सैम्पलिंग टाइम है, तो इतने टाइम तक तो मेरा Vn 0 तक रहेगा। उसके बाद मेरा जो आउटपुट है वो सैचुरेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक, उसके बाद है ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम C1 टू C2। तो इसमें भी कुछ वैसा नहीं है। ट्रांसफर ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, ये जो C1 पे चार्ज है ना प्लस माइनस क्यू का, ये हमें C2 पे भेजना है, जिससे क्या हो जाए, जिससे ट्रांसफर के बाद क्या हो जाए, यहाँ पर प्लस माइनस हो जाए, यहाँ पर माइनस प्लस हो जाए। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे फर्स्ट द सर्किट सैंपल द इनपुट। तो जो सबसे पहले क्या होगा, जो इनपुट है उसको सैम्पलिंग होगी उसकी, फिर हम करेंगे सेटलिंग द आउटपुट 0। तो हम आउटपुट को 0 करेंगे, अपने इनपुट को सैंपल करेंगे एंड प्रोवाइडिंग नो एम्पलीफिकेशन। मतलब यहाँ पर एम्पलीफिकेशन नहीं होगा, मतलब जो दूसरा मोड है उसको हम यहाँ पर नहीं यूज करेंगे। ठीक है, तो सेकंड आफ्टर सैम्पलिंग, मतलब T इज ग्रेटर देन T0। मैंने बताया था ना, ये जो T0 क्या है, ये सैम्पलिंग टाइम है, मतलब जो मेरा टाइम सैम्पलिंग हो गई। ठीक है, तो सैम्पलिंग होने के बाद का जो टाइम है उसमें हम क्या करेंगे, जो सर्किट है वो इनपुट को इग्नोर करेगा, और मेरे वो वोल्टेज है जो सैम्पल्ड वोल्टेज है ना, सैम्पलिंग के बाद जो हमें वोल्टेज मिला है उसको एम्पलीफाई या फिर उसको बढ़ाना शुरू करेगा। फिर थर्ड, द सर्किट कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस कंसिडरेबली फ्रॉम वन फेज टू अनदर, रेजिंग कंसर्न अबाउट इट्स स्टेबिलिटी। ठीक है, और इसके साथ क्या होगा, सर्किट ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज हो जाएगी, मतलब ये जो चार्ज था ये चार्ज यहाँ आ जाएगा, ऑपोजिट फेज में आएगा। ठीक है, प्लस माइनस था तो माइनस प्लस में आएगा। ठीक है, लेकिन पेपर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पेपर में आता है वो स्विच कैपेसिटर बहुत ही रेयरली है पूछता है, क्योंकि पेपर में नहीं आता है, कभी भी नहीं आया है और आएगा भी नहीं। अगर आएगा तो 1-2 नंबर में पूछ सकते हैं। मेन जो होता है इस पूरी यूनिट का वो ADC और DAC कन्वर्टर होता है, जिसमें फ्लैश टाइप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इस तरह से मेरा DSD की यूनिट 5 भी कंप्लीट होती है। कि आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। ऑल द वेरी बेस्ट।